और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपका स्वागत करते हैं। वेलकम टू MIIT कॉमर्स क्लासेस। और आज हम आपको लेके चलते हैं अकाउंट्स के चैप्टर फर्स्ट, साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी का सामान्य परिचय के अंतर्गत आप क्या क्या सीखेंगे, साझेदारी क्या होती है, साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, फिर साझेदारी कितने प्रकार की होती है, साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख दिया रहता है, ठीक। फिर साझेदारी के अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, पूंजी खाता, चालू खाता, परिवर्तनशील पूंजी खाते, ये सब खाते बनाए जाते हैं। फिर आहरण पर ब्याज लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक। इन सब चीजों के बारे में आज हम इस चैप्टर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट है आपका साझेदारी का परिचय। तो हम बात करते हैं, देखो साझेदारी का अर्थ क्या बात करते हैं, साझेदारी का अर्थ। साझेदारी क्या होती है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपसी समझौते के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए, किसी व्यवसाय को करने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसा व्यवसाय साझेदारी कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो लाभ कमाने के उद्देश्य से जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई वैधानिक कार्य करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में 1 अक्टूबर 1932 से भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू है। तो जो व्यक्ति साझेदारी में शामिल होते हैं वे व्यक्तिगत रूप से साझेदार और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। जब कोई व्यक्ति साझेदारी में शामिल होता है तो उसे इंडिविजुअली हम कहते हैं पार्टनर, और जब वो ग्रुप में शामिल होते हैं, साझेदार सारे मिलकर होते हैं, तो यह हमारी क्या कहलाती है, फर्म कहलाती है। फिर परिभाषा इसकी आती है, परिभाषा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 यह बताती है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है या संबंध होता है जो किसी व्यवसाय को करने के लिए आपस में सहमत होते हैं, और ऐसा व्यवसाय उन सभी के द्वारा चलाया जाता है या उनमें से किसी एक के द्वारा उसको संचालित किया जाता है, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। फिर आता है आपका पॉइंट साझेदारी की विशेषताएं। अभी हम बात करते हैं साझेदारी की विशेषताओं की। तो देखिए साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला पॉइंट है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, आपसी समझौते का होना, किसी वैध व्यवसाय का होना, और लाभ विभाजन का अनुपात होना, मालिक और एजेंट का संबंध होना, असीमित दायित्व। ये सारी फीचर्स आती हैं किसके अंतर्गत, साझेदारी के अंतर्गत। तो पहली विशेषता क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। तो साझेदारी की स्थापना करने के लिए, साझेदारी बनाने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें क्या बताया, भारतीय साझेदारी अधिनियम में अधिकतम सदस्यों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार वर्तमान में एक साझेदारी में अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम कितने होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए, और अधिकतम 50। इससे ज्यादा अगर होते हैं तो साझेदारी अवैध हो जाती है। क्या हो जाती है, साझेदारी अवैध हो जाती है। फिर दूसरा पॉइंट है अनुबंध या समझौता, आपस में समझौता होना। जब साझेदारी की दूसरी विशेषता क्या है, साझेदारों में आपस में समझौता होना चाहिए। अब मान लो दो दुश्मन तो आपस में साझेदार नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बीच में समझौता नहीं है, इसलिए वो साझेदार नहीं बन सकते हैं। तो साझेदारी के लिए क्या जरूरी होता है,
समझौता। तो साझेदारी का जन्म केवल ठहराव करके ही होता है, मतलब सहमति द्वारा ही वो अनुबंध करते हैं। साझेदारी अधिनियम की धारा 5 में स्पष्ट लिखा है कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण से नहीं। फिर आता है व्यवसाय का होना। साझेदारी का जो निर्माण है वो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है। किसी संपत्ति को मिलकर खरीदना, उसका मालिक बनना व्यवसाय नहीं कहलाता है। कोई व्यवसाय होना चाहिए जो हमारा रूटीन अप होना चाहिए, यानी बार बार उसको करना चाहिए, तो वो साझेदारी कहलाएगी। फिर है लाभ का विभाजन, परस्पर लाभ हानि का बंटवारा। साझेदारी के अंतर्गत यह भी किया जाता है, साझेदारी के अंतर्गत यह ठहराव किया जाता है, मतलब ये अनुबंध किया जाता है कि साझेदारी में जो भी कारोबार किया जा रहा है उसका लाभ और हानि आपस में उनके समझौते के अनुसार। अब समझौता पूंजी के अनुपात में हो सकता है, किसके अनुपात में हो सकता है? पूंजी के अनुपात में हो सकता है, बराबर बराबर हो सकता है, और किसी अन्य अनुपात में हो सकता है। तो इन तीनों के अंतर्गत आप किसी भी अनुपात में लाभ हानि को बांट सकते हैं। स्वामी मालिक, यानी स्वामी और एजेंट का संबंध, मालिक और एजेंट का संबंध। साझेदारी में साझेदारों के बीच में कैसा संबंध होता है? मालिक और एजेंट का संबंध होता है, अर्थात यानी उन सभी के द्वारा पूंजी लगाई जाती है, इसलिए वो मालिक होते हैं, और एजेंट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि सब व्यवसाय के लिए काम करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका असीमित दायित्व। क्या आता है? असीमित दायित्व। साझेदारी में साझेदारों का जो दायित्व होता है वो कैसा होता है? असीमित होता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है 2 नंबर में कि साझेदारी में असीमित दायित्व से आप क्या समझते हैं? तो असीमित दायित्व का मतलब होता है साझेदारी की जब कोई हानि होती है तो उस हानि को पूरा करने के लिए उसे अपनी निजी संपत्ति का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए साझेदारी में साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। फिर आगे हम चलते हैं, साझेदारी संलेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, साझेदारी संलेख क्या होता है? देखिए, जिस तरीके से कंपनी का निर्माण उसको बनाने के लिए पार्षद सीमा नियम की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से साझेदारी के बनाने के लिए साझेदारी संलेख की जरूरत होती है। तो साझेदारी का जो जन्म होता है तो साझेदारों के मध्य जो समझौता होता है वो समझौता लिखित अथवा मौखिक होता है, लेकिन जब साझेदारों के बीच में समझौता कैसा होना चाहिए? लिखित होता है और उसका एक विवरण पत्र होता है, तो उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। अब साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें आती हैं? तो पहली बात है साझेदारी फर्म का नाम और पता। साझेदारी फर्म का नाम और पता क्या होगा, उसका मुख्य कार्यालय कहां पर होगा, ये पहले से साझेदारी संलेख में लिखा रहता है। दूसरा पॉइंट आता है साझेदारों के नाम व पते। साझेदारों के नाम व पते, साझेदारों के नाम क्या होंगे, उनके पते क्या होंगे, इस सब चीजों का उल्लेख पहले से साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है। फिर आता है व्यवसाय की प्रकृति अथवा साझेदारी जो संस्था है वो किस प्रकार का व्यवसाय करेगी। फिर नेक्स्ट आता है व्यापार आरंभ करने की तिथि, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, साझेदारी कब व्यवसाय प्रारंभ की जाएगी। फिर आता है साझेदारी की अवधि क्या होगी, यानी कि यह लिखा जाता है कि साझेदारी एक निश्चित समय के लिए की जाएगी अथवा अनिश्चित समय के लिए की जाएगी। फिर आता है प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी का उल्लेख भी किया जाता है, यानी पूंजी का उल्लेख भी दिया रहता है। लाभ हानि के बंटवारे का अनुपात भी दिया रहता है। पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था का प्रावधान मतलब होता है कि साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस बात का पहले से ही उल्लेख कर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है। फिर आता है आपका
आहरण पर ब्याज, किसी साझेदार को आहरण पर ब्याज दिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रत्येक साझेदार को पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर प्रत्येक साझेदार फर्म से आहरण करने लगेंगे, सारे साझेदार पैसे निकालने लगेंगे, तो क्या होगा, व्यवसाय ठप हो जाएगा और बंद हो जाएगा कुछ समय के बाद। इसलिए ये पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि एक साझेदार अधिकतम कितनी धनराशि निकाल सकता है, और अगर निकालता है तो उस पर ब्याज लिया जाएगा अथवा नहीं लिया जाएगा। फिर आता आहरण किस सीमा तक किया जाएगा। अभी हमने आपको बताया, पहले से निश्चित कर दिया था। साझेदार द्वारा, अगर कोई साझेदार फर्म को पूंजी के अलावा ऋण देता है तो उसे उस पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा, यह पहले से तय कर दिया जाएगा। किसी भी साझेदार को अतिरिक्त कार्य के लिए वेतन या कमीशन नहीं दिया जाता है, लेकिन दिया जाएगा तो इस बात का पहले से उल्लेख कर दिया जाएगा, उसमें लिख दिया जाता है। व्यवसाय का प्रबंध और संचालन किन किन साझेदारों द्वारा किया जाएगा, या सभी साझेदार प्रबंध में भाग लेंगे, यही पहले से तय कर दिया जाता है। मान लो किसी व्यक्ति की जमीन है और कोई स्कूल खोलना चाहता है, और दो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने कहा आपकी जमीन और मैं दोनों बन के स्कूल खोलेंगे, तो ये भी एक व्यवसाय है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उस जिसकी जमीन है उसको प्रबंध में भाग लेगा या नहीं लेगा, ये पहले से तय कर दिया जाता है। फर्म की लेखा पुस्तकों की जांच कौन कौन कर सकते हैं, सभी व्यक्तियों के द्वारा या कौन सी विधि के द्वारा तैयार की जाएंगी। अंकेक्षण कैसे किया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, चालू अंकेक्षण किया जाएगा या फिर कोई अन्य विधि अपनाई जाएगी। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं साझेदारी अधिनियम के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। यानी कि जब साझेदारों के बीच में साझेदारी संलेख नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच में कौन कौन से नियम या प्रावधान लागू होते हैं। पहला है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। क्या है पहला पॉइंट, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। तो देखो, कोई भी साझेदारी संलेख में यह पहले से न उल्लेख होने, साझेदारी संलेख उनके बीच में न होने पर किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज, किसी भी साझेदार द्वारा अगर उनके बीच में आपस में कोई समझौता नहीं है, तो यहां पर ये बन जाता है साझेदारी संलेख के अभाव लागू होने वाले नियम, या भारतीय साझेदारी अधिनियम में ठीक के नियम कौन कौन से लागू होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है यहां पर कि अगर कोई साझेदार फर्म से आहरण करता है तो फर्म उस पर कोई ब्याज नहीं लेगी। साझेदारों के ऋण पर ब्याज, साझेदारों के ऋण पर ब्याज यानी कि देखो, जब कोई साझेदार फर्म को क्या करता है, पूंजी के अलावा उसको ब्याज मतलब ऋण देता है, कर्जा देता है फर्म को, तो उसे 6% की रेट से वार्षिक ब्याज पाने का अधिकार होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात। सभी साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा कैसे किया जाएगा, समान अनुपात में किया जाएगा। किसी भी साझेदार को अतिरिक्त कार्य के लिए कोई वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। फिर आता आपका पॉइंट यहां पर साझेदारी के प्रकारों की हम बात करते हैं।
तो देखो इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। पहला है दायित्व के आधार पर। किसके आधार पर? दायित्व के आधार पर। पहली होती पॉइंट सीमित दायित्व साझेदारी और दूसरा होता है असीमित दायित्व साझेदारी। देखिए यह सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित एक निगम होता है। इसका कृत्रिम व्यक्तित्व सीमित दायित्व पृथक वैधानिक अस्तित्व तथा शाश्वत जीवन होता है, जिसकी एक सार मुद्रा होती है, इसको बोलते हैं मोहर। क्या बोलते हैं? स्टैम्प। तो देखो सीमित साझेदारी में साझेदारों का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है और यह सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अनुसार बनाई जाती है। यह बिल्कुल कंपनी की भांति होती है। फिर आता है सीमित दायित्व साझेदारी। इस साझेदारी में साझेदारों के दायित्वों में चुकाने के लिए सभी साझेदार संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, अर्थात सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, तो उसे हम असीमित दायित्व साझेदारी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समय के अनुसार साझेदारी। एक तो होती है निश्चितकालीन साझेदारी और एक होती है अनिश्चितकालीन साझेदारी। तो निश्चितकालीन साझेदारी में क्या होता है? यह वह साझेदारी होती है जो एक निश्चित समय के लिए बनाई जाती है। फिर आता अनिश्चितकालीन साझेदारी। ठीक, तो अनिश्चितकालीन साझेदारी वह साझेदारी होती है जिसका निर्माण करते समय यह पहले से निश्चित नहीं किया जाता है कि साझेदारी कब तक चलेगी। साझेदारी का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है, यह अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। फिर आता है उद्देश्य के अनुसार साझेदारी। क्या आता है? उद्देश्य के अनुसार साझेदारी। एक होती है आपकी ऐच्छिक साझेदारी, दूसरी होती है विशेष साझेदारी। ऐसी साझेदारी तब तक चलती रहती है जब तक साझेदार उसे चालू रखना चाहते हैं। इस साझेदारी का समय अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। इस प्रकार की साझेदारी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। फिर आता विशेष साझेदारी। ऐसी साझेदारी किसी विशेष कार्य के लिए स्थापित की जाती है, उसे हम विशेष साझेदारी कहते हैं। तो यह साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। साझेदारी कार्य पूरा होने के बाद साझेदारी को चालू रखते हैं तो साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी बन जाती है। मतलब पहले काम पूरा कर लिया, उसके बाद अगर उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर वो ऐच्छिक साझेदारी बन जाती है। विशेष साझेदारी फिर वो नहीं रहती, बाद वाली। फिर आता वैधता के अनुसार। किसके अनुसार? वैधता के, यानी कि कानूनी रूप से वैध होना चाहिए। अब यहां पर एक साझेदारी वैध होती है और दूसरी एक अवैध हो गई। तो साझेदारी जब पूरे विधि और विधान के अनुसार बनाई जाती है तो इस साझेदारी को हम कैसी कहते हैं? वैध साझेदारी कहते हैं, और जिस पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम लागू होते हैं। दूसरा आता है आपका पॉइंट अवैध साझेदारी। ऐसी जब साझेदारी में निम्नलिखित परिस्थितियां आ जाती हैं तो साझेदारी अवैध हो जाती है। जब केवल एक ही साझेदार रह जाए, मतलब एक अकेला व्यक्ति रह जाएगा तो वो एकल व्यापारी हो जाएगा, ना कि वो साझेदार रहेगा। और संख्या 50 से अधिक हो जाए तो भी साझेदारी खत्म, अवैध हो जाएगी। साझेदारी का व्यवसाय लोक नीति यानी समाज के विरुद्ध हो जाए, अंतरराष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो जाए तो ये साझेदारी हमारी अवैध साझेदारी कहलाती है। जब साझेदारी का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए, ठीक, कैसा हो जाए? गैर कानूनी। साझेदारी में कोई ऐसा साझेदार सत्य राष्ट्र का नागरिक है, मतलब कोई दुश्मन देश का आके बन जाए तो वो कैसा हो जाएगा? साझेदारी अवैध हो जाएगी। अब बात करते हैं यहां पर लाभ हानि नियोजन खाते के। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूपी बोर्ड में कम से कम आपको 10 से 12 नंबर देके जाएगा। पढ़ लो, बस थ्योरी इसकी रट्टा मार लो। 10 से 12 नंबर अगर आपको चाहिए तो ये आपको चैप्टर बिल्कुल फ्री के 10 से 12 नंबर देके जाएगा। तो देखो लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? जिस खाते द्वारा साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारी के लाभों का नियोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? लाभों का नियोजन किया जाता है, उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। ये जो खाता होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, यानी विस्तृत रूप होता है। इसमें पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस आदि को डेबिट किया जाता है। आहरण पर ब्याज, लाभ को क्रेडिट किया जाता है। यह एक नाम मात्र खाता होता है। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहां पर मल्टीपल चॉइस। लाभ हानि नियोजन खाते की प्रकृति है, क्या है? प्रकृति है। प्रकृति है तो पहला बताएगा नाम मात्र खाता, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक लगाना है नाम मात्र खाते पर। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना, फॉर द ईयर एंड लिख देंगे। यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर ये हमारी आती है डेबिट साइड और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। अब यहां बात कर रहे हैं सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है। जितने पार्टनर्स होते हैं, जैसे मान लो इसकी कैपिटल 2 लाख रुपए थी और इस पर 10% ब्याज लगाया जा रहा था, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 हो गई। इसकी 1 लाख रुपए थी, इसका भी 10% कर दिया तो इसकी 10,000 हो गई। दोनों को जोड़ के आप 30,000 रुपए यहां लिख देंगे। मान लो किसी पार्टनर ए पार्टनर है, इसको 1,000 रुपए पर मंथ सैलरी दी जा रही थी, तो इसकी सैलरी हो गई आपकी 12,000। अगर किसी पार्टनर को 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा था, तो पूरे साल का कमीशन हो गया 6,000। ठीक, अगर कुछ अमाउंट ट्रांसफर करनी है, रिजर्व मान लो 1,000 रुपए ट्रांसफर करनी है, नेट प्रॉफिट मान लो हमारा 50,000 रुपए था और किसी पार्टनर ने आहरण पर उसका ब्याज 200 और 100 रुपए था, तो 300 रुपए आपका यहां आ गया। अब इसका अगर हम टोटल कर देंगे तो 50,300 हो जाएगा और 50,300 में से इनको हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 30, 42, 48, 49,000 हो गया। 49,000 को 50,300 में से माइनस कर देंगे तो ये बच गए आपके 1,300 रुपए। तो 1,300 रुपए हो गया प्रॉफिट। अब इन दोनों को मान लो सपोज दैट इनका प्रॉफिट रेशियो बराबर बराबर का है, तो 650 इसको मिल जाएंगे, 650 रुपए इसको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसको हम बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर से पूंजी लगाई उस पर ब्याज लिख दिया जाता है। किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही तो सैलरी लिख दी जाएगी, कमीशन दिया जा रहा है कमीशन लिख देंगे। अगर अमाउंट ट्रांसफर की जा रही है रिजर्व में तो ट्रांसफर रिजर्व कर देंगे। और फिर अगर नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दी होगी वो लिख देंगे। अगर किसी पार्टनर्स की ड्राइंग की आहरण किया तो उस पर ब्याज दिया जाएगा, तो उसे हम बाई साइड में लिखेंगे यहाँ पर इन दोनों के अमाउंट लिख के जोड़ के। और अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है इस साइड का कम है तो ये अकाउंट प्रॉफिट, अगर आइदर इस डेबिट बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट का कम है तो लॉस दिखाता है और इस बैलेंस को हम यहाँ लिख देते हैं। इस तरीके से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, इसका प्रारूप बनाइए। फिर आते हैं देखो आपके साझेदारों के पूंजी खाते। क्या आते हैं? साझेदारों के पूंजी खाते। अब यहां साझेदारों के पूंजी खाते देखो 2 विधियों से बनाए जाते हैं। एक स्थिर यानी कि अपरिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, कौन सी होती है? अपरिवर्तनशील, और दूसरी होती है परिवर्तनशील विधि। तो अपरिवर्तनशील विधि में यानी कि इसमें बनाए थे साझेदारों के पूंजी खाते और दूसरी तरफ बनाए जाते साझेदारों के चालू खाते। और इसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो साझेदारों के पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थिर पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते। तो इसके अंतर्गत 2 आते हैं। साझेदारों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें 2 बनते हैं और इसमें हमारा एक ही बनता है। अब आते हैं स्थिर पूंजी खाते। देखो, जब फर्म के सभी साझेदार यह निश्चित कर लेते हैं कि उनके द्वारा लगाई गई पूंजी में कोई परिवर्तन
नहीं होगा या किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी पूंजी खाते कहलाते हैं। इस विधि में पूंजी खाते संबंधित दो खाते खोले जाते हैं। पहला आता है साझेदारों के पूंजी खाते और दूसरा आता है साझेदारों के चालू खाते। देखो, इस खाते में साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी का ही लेखा किया जाता है। जब तक कि कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी ना लगाए, स्थायी पूंजी रूप से ना निकाले, तब तक इस खाते का शेष प्रारंभिक और अंतिम शेष एक समान रहता है। इस खाते का शेष कभी परिवर्तित नहीं होता है जब तक वो उसमें से अगेंस्ट कैपिटल की ड्राइंग नहीं करता है। अब इसमें क्या होता है, साझेदारों के पूंजी लगाने व निकालने के अतिरिक्त अन्य मदों का भी लेखा इसी खाते में किया जाता है। इसके क्रेडिट पक्ष में साझेदारों का वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभों में हिस्सा आदि किया जाता है। डेबिट पक्ष में साझेदारों के आहरण पर ब्याज और लाभानी नियोजन तथा लाभ हानि में हिस्से का लेखा किया जाता है। अब आता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो परिवर्तनशील पूंजी खाते में देखो क्या होता है कि जब साझेदारों के पूंजी खाते के शेष प्रति वर्ष बदलते रहते हैं तो उन्हें हम परिवर्तनशील पूंजी खाते कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तनशील पूंजी खाते कहते हैं। इस विधि में केवल एक पूंजी खाता खोला जाता है जिसके क्रेडिट पक्ष में पूंजी और पूंजी पर ब्याज को बढ़ाने वाली मदें जैसे साझेदारों का वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभ में हिस्सा आदि लिखे जाते हैं। डेबिट पक्ष में पूंजी को घटाने वाली मदें जैसे आहरण पर ब्याज, लाभ हानि में हिस्सा, ठीक, यानी हानि में हिस्सा। इस विधि में पूंजी खाते के प्रारंभिक और अंतिम शेष हर साल बदलते रहते हैं। अब देखिए, इन दोनों में अंतर पूछ लिया गया है कि स्थिर खाते और पूंजी खाते में क्या अंतर होता है। देखो, स्थिर पूंजी खाते में दो खाते खोले जाते हैं, एक पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में केवल एक पूंजी खाता ही खोला जाता है। अब बात आती है स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन तभी होता है जब पूंजी में कोई कमी या वृद्धि की जा रही हो, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि में हर साल इसका परिवर्तन होता रहता है शेष में। स्थिर पूंजी खाते विधि में सामान्यतः पूंजी खाते का शेष क्रेडिट ही होता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। स्थिर पूंजी खाते विधि में फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले पूंजी के अतिरिक्त अन्य व्यवहारों का लेखा चालू खातों में किया जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि में पूंजी सहित सभी लेन देनों का लेखा पूंजी खाते में ही किया जाता है। इसमें जो भी परिवर्तन आता है वो पूंजी चालू खाते द्वारा उसको किया जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी में पूंजी खाते द्वारा किया जाता है। अब देखो, स्थिर पूंजी खाते विधि में परफॉर्म ऑफ कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अब देखो यहां पर कैसे बताया गया है। सबसे पहले ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो बाई साइड से बनाते हैं, ठीक। तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो दोनों पार्टनर्स का लिख दिया जाता है। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा रही है साझेदार के द्वारा तो यहां पर हम उसको दिखाते हैं और ऐसे इन दोनों का टोटल यहां पे लिख देते हैं। अगर ड्राइंग की गई है किसके अगेंस्ट में? कैपिटल के अगेंस्ट में, तो इसको यहां पर दिखाया जाता है और यहां पर हमारा बैलेंस शीट दिया जाता है। इस वाले बैलेंस में इसको माइनस कर दिया जाता है। थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा और यहां हम बात कर रहे हैं। देखो, ये सबसे पहले हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस भी आता है। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। सैलरी जिस पार्टनर को दी जा रही है, कमीशन किसी पार्टनर को दिया जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो उनका बैलेंस होता है, प्रॉफिट होता है, वो इधर दिखाया जाता है।
अगर मान लीजिए आइदर डेबिट बैलेंस है तो इसको यहां पे दिखाएंगे, ये हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। और यहां पर देखो तो ये हमारा बाई बैलेंस बीडी लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो उसको शेयर में प्रॉफिट मिला था। फिर यहाँ पर आता बैलेंस बीडी, अगर इसका हमने बताया था डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा बैलेंस हो सकता है। अगर का पार्टनर कोई ड्राइंग करता है, अगर उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया जाता है तो वो यहाँ पर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस हुआ तो यहाँ आएगा। इसका टोटल कर दिया जाता है, इस वाले टोटल सबको ऐड करके इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाता है और इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यानी बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर आता है परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि। अब इसमें क्या होता है, देखो ये सबसे पहले यहां पर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो लिख दिया जाता है। अगर कोई पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको यहां लिख दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो उसका शेयर है वो लिख देंगे। और अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है कुछ भी, ठीक। फिर आता है यहाँ पर कैश विड्रॉ, उसने अगर कैपिटल विड्रॉ की है, ड्रॉइंग की है प्रॉफिट से, और यहाँ पर लॉसेस में उसका जो शेयर है उसका क्रेडिट यहाँ पे टोटल लिख के इन सबके यहाँ तक के बैलेंस को ऐड करके माइनस कर देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अब यहां पर हम बात करते हैं आहरण पर ब्याज की। क्या बात करते हैं? आहरण पर ब्याज की। हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इंग्लिश में सही दिख रहा है। आहरण पर ब्याज की गणना की विधि, ठीक। तो यहाँ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ देखो सिंपल मेथड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ। कितने मंथ का लगाया जा रहा, अपॉन 12 कर देंगे। तो ये पहला मेथड होता है सिंपल। दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, अलग अलग साल का अलग अलग वो दिया रहता है, मतलब मंथ का, तो उसे हम प्रोडक्ट मेथड विधि से करते हैं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12 कर दिया जाता है। तो ये दो मेथड होते हैं आपके, एक सिंपल और प्रोडक्ट मेथड, इसके थ्रू हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहां पर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मंथली अगर ड्राइंग दी हो तो। When drawing are made in the beginning of every month, प्रत्येक महीने के पहले दिन अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5 अपॉन 12, 6.5 महीने का लगाया जाता है। जैसे मान लो सपोज दैट उसने 500 रुपए प्रत्येक माह की पहली तारीख को आहरण करता है, ठीक। आहरण पर ब्याज की दर है 6% वार्षिक, ठीक। तो अब कितना हो गया, पूरे साल का टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया आपके 6000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट की 6/100 इंटू 6.5 अपॉन हो गया 12, सॉरी यहां पर हो जाएगा आपका 12। तो अब देखो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहां बढ़ा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो चले गए आपके, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12 और ये चला गया 3 बार, ठीक। तो ये आ गए आपके 195, कितना आ गया 195 रुपीज आ जाएंगे। फिर अगर कोई साझेदार प्रत्येक महीने के अंत में निकालता है तो यहां पर 5.5 रेट मंथ की रेट से एवरेज में प्रॉपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। और अगर बीच में कोई साझेदार प्रत्येक महीने के बीच में निकालता है तो एवरेज में 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अब यही वाला था, तो 6000 रुपए आप यहां लिखेंगे, इंटू 6/100 लिखेंगे, इंटू 6/12 लिखेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये चला गया 2 बार और ये चला गया 3 बार, ये आ गए 180 रुपीज आपके।
अगर यहां बात करें तो ये आ जाएगा आपका 6000 इंटू 6/100 इंटू 5.5/12 हो जाएगा। तो पॉइंट हटा एक जीरो बढ़ा दिया, 3 जीरो से कट गए। ये चला गया आपका 2 बार और ये चला गया 3 बार, ये आ गया 165। तो तीनों तरीके से हमने आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बता दिया है। अब देखो यहां पर थोड़ी सी प्रत्येक माह के क्वार्टरली है, क्या है, क्वार्टरली है। इस पेज को इग्नोर कर दो आप। अब यहां पे आ जाओ आप। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ पार्टनर्स और मैनेजर्स कमीशन की। किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनर्स, मैनेजर की और कमीशन की। तो देखो यहां पर पार्टनर्स और मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक तो होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखो दोनों में अंतर क्या होता है कि जब कुछ में लाभ देने से पहले और लाभ आए हुए लाभ को घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर, तो घटाने के बाद वाला ये फॉर्मूला होता है, बिफोर घटाने से ये होता है। तो आप पार्टनर और मैनेजर कमीशन बराबर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 कर देंगे। अब यहां आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जब क्वेश्चन में लिखा हो तो आप क्या करेंगे, यहां कमीशन कर देंगे। हाँ बाई मिस्टेक हो गया है, ठीक। तो देखो अब यहां पर मैनेजर कमीशन में क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन, यहां पर एक, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो इस तरीके से यहां पर 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन लगा देंगे। तो ये आपका, जैसे मान लो सपोज दैट एक कमीशन की रेट है 10%, कितना है, 10% है। और हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 2,20,000 दिया है और शुद्ध लाभ का उसको 10% कमीशन चाहिए था। तो ये आ गया आपका 22,000 पहले वाले मेथड से। और दूसरे वाले मेथड से करेंगे तो 2,20,000 इंटू 10/100 प्लस 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2,20,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। जीरो से जीरो काट देंगे, ये चला जाएगा 2 बार और ये आ जाएगा आपका आंसर 20,000। तो दोनों में ये अंतर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते साझेदार को लाभ की गारंटी। साझेदार को लाभ की गारंटी, अब देखो साझेदार को लाभ की गारंटी क्या होती है। कभी कभी साझेदार किसी अन्य साझेदार को, कभी कभी एक साझेदार या फर्म के सभी साझेदार किसी एक साझेदार को एक निश्चित लाभ के लिए उसको गारंटी देते हैं कि उसका लाभ इतने रुपए से कम नहीं होगा, अगर होगा तो वह उसको इसकी भरपाई करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, लाभ की गारंटी कहते हैं। कभी कभी फर्म के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखता है। ऐसा साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदार से आश्वासन चाहता है जिससे कभी भविष्य में उसे हानि सहन न करनी पड़े। लाभ के संबंध में साझेदार को दिए गए इसी आश्वासन को लाभ की गारंटी कहते हैं।
सिंपल वर्ड में ये सोच लो कि जब कोई एक साझेदार किसी दूसरे साझेदार को लाभ में एक निश्चित हिस्सा देने के लिए आश्वासन देता है तो उसे लाभ की गारंटी कहा जाता है। गारंटी चार प्रकार की होती है। फर्म के द्वारा दी जाती है, किसी एक साझेदार के द्वारा दी जाती है, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी दी जाती है, साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी दी जाती है। तो ये चार प्रकार की गारंटी यहां पर बताई गई है। देखो इसमें क्या होता है कि फर्म द्वारा गारंटी दशा में यदि किसी वर्ष फर्म में लाभ इतने ना हो जिससे कि गारंटी प्राप्त साझेदार को गारंटी की राशि के बराबर न्यूनतम लाभ प्राप्त हो सके अथवा फर्म में हानि होती है तो ऐसी दशा में गारंटी देने प्राप्त साझेदार को हानि में हिस्सा वहन नहीं करना पड़ेगा, उसे गारंटी के बराबर न्यूनतम लाभ देना पड़ता है। अब जैसे मान लो एक साझेदार को 20,000 रुपए की गारंटी दी गई थी, है ना, और 40,000 का लॉस हो गया, तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया, 60,000 हो गया। तो 60,000 में उसका तो लाभ में न्यूनतम हिस्सा है, तो अन्य साझेदार जो लाभ और हानि को 60,000 रुपए में बांटेंगे। फिर आता किसी एक साझेदार द्वारा, जब कोई एक साझेदार किसी अन्य साझेदार को लाभ की गारंटी देता है तो वह उसके अगर उस साझेदार को उतने रुपए से कम लाभ होता है तो वह अपने हिस्से से उस लाभ को पूरा करेगा जो गारंटी उसने दी थी। हाँ, इसमें क्या होता है, किसी एक साझेदार द्वारा दी गई होती है, यदि गारंटी किसी एक साझेदार द्वारा दी गई होती है तो लाभ विभाजन करते समय लाभान नियोजन खाते में दिखाने योग्य लाभ को सभी साझेदारों के लाभानी अनुपात में बांट दिया जाता है। उसके पश्चात गारंटी प्राप्त साझेदार को हिस्से में से जितनी राशि कम पड़ती उतनी राशि देने वाले साझेदार के उसमें से कम कर दी जाती है, जो जिसको गारंटी दी जाती है उसके राशि को जोड़कर पूरी कर दी जाती है। अभी इसके जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो आप उसको और ज्यादा से समझ सकते हैं। देखो अब आता है एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। जब साझेदारी कभी कभी क्या होता है, सब साझेदारी खाते बंद किए जाते हैं, उसके बाद साझेदारों का पता चलता है कि साझेदारी संलेख में दी गई शर्तों का पालन ही नहीं किया गया था और साझेदारी खाते बंद करने से पहले कुछ स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम बंद साझेदारी खाते में समायोजन कहते हैं। एक होता है एडजस्टमेंट बाय वन एडजस्टमेंट एंट्री और दूसरा होता है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड से। तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है और एक अकाउंट बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम एक सिंगल एंट्री के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, इस पद्धति में एक एनालिटिकल टेबल बनाई जाती है, प्रत्येक साझेदार का हिसाब दिखाया जाता है और यह ज्ञात किया जाता है कि किस साझेदार का पूंजी खाता अधिक है, राशि से डेबिट किया गया और किस पूंजी खाते को कम राशि से क्रेडिट हो गया है। तो उसके रिगार्डिंग एक सिंगल एंट्री पास की जाती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक एंट्री पास कर दी जाती है जिससे उनकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाती है और उसमें जो लाभ होता है जिसको क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर देते, जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। और ये लाभ एडजस्टमेंट प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, इस विधि में पूंजी पर ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन ऐसे व्यवहार जो कोई में अपरिवर्तित मतलब अतिरिक्त राशि मिलती रहे तो उसके लिए लाभांश समायोजन खाते को डेबिट तथा साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। जैसे आरर पर ब्याज आदि ऐसे व्यवहार होते हैं जिससे फर्म को लाभ हो तथा साझेदारों को भुगतान करना पड़े, उस राशि में से साझेदारों के पूंजी खाते को डेबिट और लाभांश समायोजन खाते को क्रेडिट किया जाता है। अंत में लाभांश समायोजन खाते का शेष निकालकर जो लाभ और हानि होती है उसको साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाता है। इसमें एक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं
और उसके पूंजी खाते को डेबिट कर दिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा धनराशि होती है उसे लारीदारों के भुगतान करके पूंजी खाते में डेबिट और लाभांश साझेदार खाते को क्रेडिट किया जाता है, और खातों का शेष निकालकर लाभांश साझेदारों में उनको बांट दी जाती है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। इसमें एंट्री क्या बनती है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट हो जाता है। वो डिपेंड करती है कि वहां पर किस टाइप के पूंजी खाते बनाए जा रहे हैं। स्थिर बनाए जा रहे हैं तो करंट अकाउंट आता है, परिवर्तनशील आता है तो कैपिटल अकाउंट आएगा। आरआर पर ब्याज छूट जाने के लिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और बाद में क्या करते हैं हम लोग, एक टेबल बना देते हैं। ये टेबल देखो इस तरीके से, ए और बी दो पार्टनर थे, उधर फर्म का हमने बना दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो यहाँ पे क्रेडिट दिखाएंगे और फर्म के डेबिट में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है उसको हम डेबिट दिखाते हैं पार्टनर्स में, और यहाँ फर्म में क्रेडिट दिखाते हैं। सैलरी क्रेडिट दिखाई जाती है, फर्म में डेबिट दिखाई जाती है। कमीशन क्रेडिट, फर्म में डेबिट, और जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर देते उसको डेबिट दिखाया जाता है, फर्म के क्रेडिट में। प्रॉफिट शुड बी क्रेडिट, मतलब सही प्रॉफिट क्रेडिट में दिखा देते हैं, फर्म के डेबिट में दिखा देते हैं। अब यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर इसका टोटल कर लिया जाता है। अब ये चेक किया जाता है कि इस वाले टोटल ज्यादा है इस वाले को। अगर मान लो सपोज इसका टोटल ज्यादा आया 500 रुपए, तो यहां लिख दिया जाता क्रेडिट। अब इसका टोटल ये 500 रुपए ज्यादा आया तो ये हो गया डेबिट बैलेंस, ठीक। तब इसकी एक एंट्री बनाई जाती है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो डेबिट है उसको डेबिट कर, जो क्रेडिट है उसको हम यहां पर क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल क्लियर हो जाती है। और ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, जिन्हें आप करके अपनी पीछे चैप्टर जो हमने पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में, और कमेंट में हमें जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और क्वेश्चन बिल्कुल सही सही सॉल्व करके दिखाएंगे। ये 10 क्वेश्चन दिए, 11 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इन क्वेश्चन को आप करेंगे, पहले तो आप ये 10 क्वेश्चन करेंगे, 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद ये एमसीक्यू क्वेश्चन थे। देखो यहां पर क्या बताया है, इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। राम और मोहन आप इतना ही क्वेश्चन यहां तक करेंगे, ठीक। और बाकी जो है क्वेश्चन वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताएंगे कि किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, और एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको केवल हम इतना टास्क दे रहे हैं कि ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है जिन्हें आप करेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।